मैं मानता हूं कि आज 25% लोग देश के और योगा आयुर्वेद पे विश्वास रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो उसका एक मुख्य कारण है स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। बाबा रामदेव की ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, सबसे पहली बात है आपका टेक इस कंट्रोवर्सी पर क्या है? देखिए, जिस तरीके से फटकार लगाई स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी को सुप्रीम कोर्ट ने, ये बात कहना कि आयुर्वेद ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, एलोपैथी की आलोचना करना, उस वक्त जब लोग सच में क्राइसिस में थे, आपको लगता है वो सही था? नहीं, ये ठीक नहीं है। एलोपैथी को आप पूरी तरह से उसको खारिज कर देना, वो भी ठीक नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनका जो आधार है वो सत्य है। बाबा रामदेव की इमेज टार्निश होगी इस कंट्रोवर्सी के बाद? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर हाल फिलहाल पतंजलि, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण एक कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, जिसके बाद एक कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुआ, जिस पर बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी भी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माफ़ी सिरे से ठुकरा दी। अब समझने वाली बात यह है कि पतंजलि और बाबा रामदेव भारत के परिप्रेक्ष्य में कितना रेलेवेंस रखते हैं। लोगों का जो अटूट विश्वास रहा है पतंजलि पर, वो इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद किस तरह से इम्पैक्ट होगा, ये एक विषय है बात करने के लिए। दूसरा विषय ये है कि आयुर्वेद को लेकर के, योग को लेकर के भारत एक विश्व गुरु के रोल में आगे बढ़ा है। इंटरनेशनल योगा डे एक बहुत बड़ा प्रमाण है इसका। ऐसे में आयुर्वेद पर जो विश्वास है, योग पर जो विश्वास है, वो अटूट रहता है। वो किस तरीके से आगे लोगों का विश्वास को इम्पैक्ट करता है, वो भी एक बात करेंगे हम। सबसे बड़ी बात है कि स्टूडियो में इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, वो पिछले 22 सालों से बाबा रामदेव को बहुत क्लोजली जानते हैं, उनके साथ काम किया है। हाल फिलहाल उनकी बाबा रामदेव को लेकर के एक किताब भी रिलीज होने वाली है, जिसके वो सहलेखक भी हैं। हमारे साथ हैं एक रिनाउंड जर्नलिस्ट, एक फेमस ऑथर। उनकी 3 किताबें अभी तक रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें से 2 प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पर हैं और एक वीर सावरकर पर है, और इसी के साथ वो फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री उदय महूरकर जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय जी। अब जैसे मैंने शुरुआत में बोला, बाबा रामदेव की ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, सबसे पहली बात है आपका टेक इस कंट्रोवर्सी पर क्या है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इससे जुड़े हुए हैं। मैं तो ये मानता हूं कि जो उनका काम है, स्वामी रामदेव जो घर घर तक ले गए योगा आयुर्वेद को, और बालकृष्ण जी का जो काम है, उनकी जो एनसाइक्लोपीडिया है हर्बल की, एक यूनिक बुक है। इनका जो काम है इतना बड़े लेवल का काम है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये अपने काम के आधार पे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में एक तरीके से नोबेल प्राइज़ के भी हकदार हो सकते हैं। इतना बड़ा काम है इनका। और मैं मानता हूं कि देखिए, बोलने में कहीं उनसे कहीं गलती हो सकती है, पर वो अनकंडीशनल माफ़ी मांग रहे हैं। दूसरा कि एलोपैथी सेक्टर की हालत क्या है। नहीं, ये नहीं कहूँगा कि सभी डॉक्टर खराब हो गए। मेरे एक दोस्त हैं केतन शुक्ला करके, किडनी के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं अहमदाबाद में। वो हर महीने मुफ्त ऑपरेशन करते हैं कुछ लोगों के, पर ऐसे लोग कम हैं। ज़्यादातर लूट मची हुई है। चिकित्सा को लेके जो हमारा संस्कृति जो अभिगम है कि चिकित्सा एक सेवा का माध्यम है, आप 2 पैसे कमा सकते हो जी, लेकिन लूटफाट जो मची हुई है, हार्ट को लेके जाओ, किडनी को लेके जाओ, लूटफाट मची हुई है। कई ऐसे डॉक्टर हैं कि जो आपका काम अगर 50,000 में होता हो तो आपको एक ट्रीटमेंट ऐसा बताएंगे 1 लाख आपको खर्चना पड़े, या 1 लाख का खर्चा हो तो 2 लाख खर्चना पड़े। तो अभी जब मैं कमिश्नर था, कमिश्नर में था उस टाइम पे मेरे पास एक अपील आई थी, और अपीलकर्ता ने ये कहा, सुनने लायक बात है ये, कि दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़ी हॉस्पिटल हैं, उन्होंने ज़मीन ली गई कई वर्षों में, वो ये कह के ली सस्ते भाव पे कि हम 1/4 25% हमारे जो पेशेंट होंगे वो EWS कैटेगरी के होंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी का, और वो उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया।
15 उस अपीलकर्ता के का ये क्लेम था कि 1500 करोड़ का ट्रीटमेंट दिया नहीं है इन लोगों ने गरीब लोगों को। तो शब्दों के अंदर हम जाएं तो स्वामी रामदेव शायद कुछ ज़्यादा बोल चुके हों, क्रांतिकारी मिजाज के आदमी हैं, कभी कभी खूब जोश से बोलते हैं, लेकिन उनकी बात असत्य नहीं है। दूसरा कि वो रास्ता क्या बता रहे हैं? वो रास्ता बता रहे हैं कि बीमारियों को कैसे दूर करना योगा और आयुर्वेद के माध्यम से, कैसे उसको क्योर करना। और मैं आपको बता दूं कि मैं सभी क्लेम की बात नहीं करूंगा, लेकिन पहला आर्टिकल उनका इस टाइप के क्लेम जो करते थे वो मैंने किया था 2003 में इंडिया टुडे में, जब इंडिया टुडे का मैं गुजरात का इंचार्ज था जी। मुझे अभी उसके सभी तथ्य याद नहीं है मुझे, लेकिन उसमें एक इंसिडेंट मुझे याद है कि एक व्यक्ति था, भिनमाल का था, अहमदाबाद के अंदर एक UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है जो सरकार के हस्तक है, और सरकार वहाँ पे मुफ्त ट्रीटमेंट देती है और कम भाव पे ओपन हार्ट सर्जरी करती है, हार्ट ट्रीटमेंट करती है। तो वो जो सज्जन थे उनकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई थी, वो यहाँ पे आए। उस टाइम पे 60,000 रुपये लेती थी हॉस्पिटल, तो 60,000 रुपये भरे उन्होंने और वो वापस भिनमाल चले गए और उनको डेट दी गई, मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने बाद की, 2 महीने के बाद की डेट थी कि आप 2 महीने के बाद इस डेट को आप आ जाइए। जब वो पहुँचे तो एक ऐसा संजोग हुआ कि वहाँ पे स्वामी रामदेव का शिविर की शुरुआत हुई उनके घर के पास ही भिनमाल में। वो शिविर में बैठे उन्होंने शुरू किया। स्वामी रामदेव जब शिविर करते हैं तो पूरी कमेंट्री उनकी चलती है कि ये करोगे तो इससे आपका हार्ट का ये प्रॉब्लम ठीक होगा, ये ठीक होगा। तो वो बैठे 7 दिन शिविर किए उन्होंने। बाद में उन्होंने बाबा रामदेव ने जो बताया था उसको जारी रखा उन्होंने, प्राणायाम को। 2 महीने के बाद जब वापस पहुँचे, वो 1 या 2 महीने मुझे याद नहीं है जी, तो उनको ये कहा गया कि आपकी आर्टरी ब्लॉकेज क्लियर हो चुका है, आपको अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, आप 60,000 रुपये वापस ले जाइए। ये मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, जो लिस्ट भी उन्होंने दी थी मुझे, उसमें 4 या 5 6 पेशेंटों का मैंने दाखिले दिए थे उसमें, और हार्ट के भी थे और अलग बीमारी के भी थे। तो उसमें मुझे जो लिस्ट दी गई वहाँ से, उनके ऑफिस से, वो 100-200 की लिस्ट दी गई। मुझे ये नहीं कहा गया कि इन 5 जनों को मिलो आप, उनमें से 5 को मैंने सिलेक्ट किया जी। और उस टाइम पे मुझे याद है सब वो इंस्ट्रूमेंट्स रखते थे हरिद्वार के अंदर और डॉक्टर को रखते थे और हर एक प्रमाण को साइंटिफिकली प्रूव करते थे। इस बात को और भी आगे ले गए हैं अब वो। उन्होंने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की, उन्होंने आचार्य बालकृष्ण जी ने 2017 में, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। उसके अंदर 500 तो साइंटिस्ट हैं जो साइंटिफिकली इनके जो क्लेम्स हैं योगा आयुर्वेद के बीमारियों को लेके उसको प्रूव कर रहे हैं। इस 500 साइंटिस्ट के अंदर कुछ डॉक्टर्स भी हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स। और पतंजलि ने अभी तक 500 मेडिकल जर्नलों में उनके पेपर छपे हैं, उसमें से 300 ग्लोबल जर्नल में छपे हैं। ज़्यादातर उनके क्लेम जो है वो सही हैं, आप बोलने में उनको पकड़ लो तो अलग बात है। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट की बात करते क्या परिस्थिति है एडवर्टाइजमेंट सेक्टर की आप बात देखें, जो FMCG सेगमेंट है उसमें क्या है। इवन मोटरसाइकिल की एक एडवर्टाइजमेंट है मोटरसाइकिल की, जहाँ एक हीरो कोई है, वो मोटरसाइकिल पर बैठा है और एक टीले से दूसरे टीले पे डाइव लगा रहा है, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे डाइव लगा रहा है। तो ये सब क्या है? सिर्फ उनको टारगेट क्यों करना? जिस आदमी की महदअंश बातें सही हैं, जिस आदमी से भारत के करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है, मैं मानता हूं कि आज 25% लोग देश के और योगा आयुर्वेद पे विश्वास रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो उसका एक मुख्य कारण है स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। इन्होंने हिमालय के अंदर जमीन लेके रखी है, जहां आचार्य बालकृष्ण जाते हैं समय समय पे, हर महीने में मेरे ख्याल से 1 या 2 बार जाते हैं, वहाँ रहते हैं और जड़ी बूटियों का अध्ययन करते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही उदय जी कि लाखों करोड़ों लोगों का इलाज हुआ है आयुर्वेद से, पतंजलि ने मदद की है, योग ने मदद की है।
इसी बात को मानते हुए, क्योंकि बहुत लोगों का अटूट विश्वास है पतंजलि पे, इसीलिए, और कोविड एक ऐसा दौर था भारत में जिसमें कुछ भी कोई भी कह रहा था, लोग मजबूर थे मानने के लिए। ऐसे में अगर एक रिस्पॉन्सिबल, पतंजलि जैसी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल संस्थान कुछ कह रही है तो लोगों ने उसको माना भी, किया भी। लेकिन ये बात कहना कि आयुर्वेद ही अल्टीमेट सल्यूशन है, एलोपैथी की आलोचना करना, उस वक्त जब लोग सच में क्राइसिस में थे, आपको लगता है वो सही था? नहीं, मैं फिर से कहूँगा कि वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति है और हर एक चीज़ को बड़े इंटेंसली फील करते हैं वो, और जोश में कभी कभी दो शब्द ज़्यादा बोल जाते हैं। लेकिन एलोपैथी सेक्टर की हालत क्या है, मैं आपको अभी मैंने बयान किया, क्या हालत है। क्योंकि उदय जी, आईएमए ने ये साफ कहा है कि हमें आयुर्वेद और योग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से एलोपैथी की मेडिसिन को की आलोचना की है, उनको क्रिटिसाइज किया गया है, हमें प्रॉब्लम उस चीज़ से है। देखिए, आईएमए भी अपने जगह पे कुछ हद तक सही होगा, लेकिन आईएमए की भी हालत क्या है। वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति होद्देदार बन गए थे जो ओपनली हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे, उसका आह्वान करते थे। तो क्रेडिबिलिटी क्या आईएमए की भी। हालांकि अब तो उसमें आईएमए के संदर्भ में सरकार का रोल भी है आजकल, ऐसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है। लेकिन आईएमए की अगर ये बात कुछ हद तक सही है तो आईएमए अपने आप पे भी गौर करे ना, अपना आत्मनिरीक्षण करे आईएमए भी। और जो एलोपैथिक सेक्टर की मैंने बात की है वो कहीं कहीं आईएमए से भी जुड़ी हुई है। वो कोरोना में तो क्या हाल हुए थे, कोरोना के अंदर ये लोग ट्रीटमेंट पैसे रखो फ्री ट्रीटमेंट करेंगे, इस टाइप की हालत थी। कई ऐसे किस्से हैं, लोग मर गए, आप समझे। तो लोगों की जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, एलोपैथी के एक सेक्टर द्वारा कैसे हम पैसा बनाएंगे, ये पूरा बदलना चाहिए। अगर उसके कोई टीका कर रहा है तो वो सही है। शब्द उसके दो गलत हो सकते हैं, शब्द उस व्यक्ति के दो गलत हो सकते हैं। रामदेव जी दो शब्द ज़्यादा बोले होंगे। कोरोनिल को चैलेंज किया गया, कोरोनिल के अंदर भी पेपर्स हैं उनके पास में। उनके पास तो कैंसर के 1000 पेपर्स हैं, 1000 का उनके पास है पूरा, क्या बोलते हैं, एक रिकॉर्ड, कि जो उनके आयुर्वेद और योगा के एडवाइस से लोगों ने कैंसर ठीक किया। ऐसे 1000 लोग हैं उनके पास। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ऑटिज्म करके एक बीमारी होती है। मेरे एक दोस्त थे, लेखक हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनकी अभी भी उनकी आशा है कि उनकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाए, तो नाम नहीं लूँगा मैं उनका। उनका मुझे फ़ोन आया कि आप कुछ भी करके मुझे स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण जी से मिलवा दीजिए। मेरी बेटी, मतलब ऑटिज़म बेटी कुछ मेरे ख्याल से 2-3 साल की है और पागल जैसा बिहेव करती है। वो बड़ी ख़राब बीमारी है ऑटिज़म। मतलब ऑटिज़म अगर बच्चे को होता है तो वो एक माता पिता पे श्राप ही एक तरीके से, इतनी ख़राब बीमारी है। तो मैंने आचार्य बालकृष्ण जी से बात की, उनको भेजा, और जो उन्होंने उसका क्योर बताया आयुर्वेदिक के माध्यम से, उससे उनको कम से कम 40 से 50% फ़ायदा हुआ है जी। उस बेटी का अभी जन्मदिवस था, तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि आपके वजह से ये इसमें इतना सुधार हुआ है, तो आप उनसे बात करी। तो मैंने उससे, बेटी से एक तरीके से हैप्पी बर्थडे उसको विश किया जूम पे, व्हाट्सएप कॉल पे। तो मैं इसका एक तरीके से एक, देखिए, मैंने जो किताब की आप बात कर रहे हैं वो किताब उनकी खुद की आत्मकथा है, जिसमें मैं उनका सह लेखक हूँ। मैं करीब करीब उनकी पूरी जीवनी जानता हूँ। महेंद्रगढ़ में उनका जन्म हुआ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कैसे वो घर से भाग गए, संत बनने के लिए गुरुकुल में चले गए, और उनकी जो लाइफस्टाइल है, देखिए, जहाँ टीका करना चाहिए उनकी टीका होनी चाहिए, मैं ना नहीं कहता, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल क्या है। एक बार मैं उनको मिलने गया, ये बात 4 साल पहले की होगी। उनका यहाँ पे एक जगह है जहाँ वो रहते हैं दिल्ली में, द्वारका और गुड़गांव के बीच में। तो
मैं मेन गेट से एंटर हो गया, लेकिन वो जो उनका जो घर था उधर, वो जो खाना बनाने वाला था वो कहीं चला गया था, कोई था ही नहीं वहाँ पे। तो मुझे मालूम था किस रूम में वो सोते, तो मैंने नॉक करके मैंने खोल के अंदर घुसा। तो मुझे बड़ा आनंद हुआ एक दृश्य देख के। एसी जो था वो 27 पे था, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे। स्वामी रामदेव नीचे चटाई लगा के सो रहे थे, पलंग पे नहीं सो रहे थे। ये बिल्कुल मेरा मतलब, उनको नहीं मालूम था कि मैं आ रहा हूं। चटाई लगा के वो सो रहे थे, बस लाइट बंद करने वाले थे उस टाइम पे पहुंचा मैं। ये किताब को लेके मुझे उनको मिलना था। तो दूसरा, उन्होंने सन्यासी बनाए हैं। देखिए, आज के ज़माने में सन्यासी बनाना बहुत बहुत एक डिफ़िकल्ट काम है। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को संस्कार देकर उनको सन्यासी बनाया है। जो उनकी जो पूरी विरासत है वो ये, जिन्होंने सन्यास ग्रहण किया है, जिन बच्चों ने, वो उसको आगे ले जाएंगे। तो एक फ्यूचर स्ट्रेटेजी भी उन्होंने तैयार रखी है। तो एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं स्वामी रामदेव, बहुत बड़े देशभक्त हैं मैं कहूँगा। और पतंजलि को लेके जो भ्रम है लोगों के मन में, देखिए पतंजलि के कुछ 2 प्रोडक्ट के अंदर कई गलती हो सकती है, कोई एक डिफेक्ट हो सकता है, पर कुल मिला के जो एक चक्री, एक पूरा राज था एमएनसीज का देश में, उसको तोड़ने का काम किया है। जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे वो खुद पे नहीं खर्च रहे हैं, वो पैसे आयुर्वेद और योगा के रिसर्च में आगे डाले जा रहे हैं वापस। तो उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया है कि जो अनबिलीवेबल है मैं कहूँगा। आज जो एमएनसीज के जो पैसे आते हैं वो देश के बाहर जाते हैं। ये पैसे देश के अंदर रहते तो हैं ही, लेकिन उसका काम हो रहा है योग और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए। आज पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कई 100 करोड़ रुपए उसमें लगा रखे हैं उन्होंने। तो स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के योगदान को हमें एक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। सिर्फ शब्दावली को लेके आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। 22 सालों से आप बाबा रामदेव को जानते हैं। 2003 में आपने एक ये स्टोरी भी, अपनी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी इंडिया टुडे में जब आप पत्रकार थे, तब आपने ये स्टोरी भी की थी। आप इतना वेहमेंटली, इतना आगे बढ़ करके बाबा रामदेव को सपोर्ट कर रहे हैं, पर्सनली ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में? या क्योंकि आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसा हेल्थ बेनिफिट्स आपको हुए होंगे तभी आप इतना सपोर्ट करें, नहीं तो थोड़ा सा इसको समझने में, थोड़ा सा एक साइड लेने में किसी की, और जब इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे ये कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है, जब तक आपका कुछ पर्सनल उसमें कनेक्शन नहीं होता है तब तक आप इतना ओपनली आप सपोर्ट नहीं करते हैं। आपके कनेक्शन बाबा रामदेव से कैसे उस लेवल पे आए कि आज आप इतना ओपनली उनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरी विचारधारा को आप समझिए। मेरी विचारधारा ज़्यादातर लोगों से अलग है। मैं वीर सावरकर के राष्ट्र प्रथम में मानता हूँ। मेरा अगर विरोधी भी अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसकी सराहना करूँगा। वीर सावरकर के समय बड़े प्रतिद्वंदी थे, आइडियोलॉजिकल, वो थे जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के देहांत के बाद जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसीज़ थी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, उनको काफ़ी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अगर 2 स्टेप अच्छे लिए तो सावरकर ने उसकी सराहना की। तो मैं सावरकर के राष्ट्र प्रथम में मानता हूँ कि देश के लिए जो योग्य है उसके बारे में मुझे बोलना ही है, भले वो आदमी मेरा विरोधी क्यों ना हो। जहाँ तक स्वामी रामदेव का सवाल है, मैं उनका लाभार्थी हूँ। कैसे हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं 40 सिगरेट पीता था रोज की। 22 साल तक मैंने 40 सिगरेट पी रोज की। 40 सिगरेट पीना मतलब आप समझ सकते हो कि चेन स्मोकर का भी चेन स्मोकर था मैं एक क्षत्रिय परिवार में से आता हूँ। जम के मांस मच्छी खाता था। मैं पार्टियों का भी शौकीन था, पर सिगरेट पी पी के मेरे जो नाखून हैं वो पीले हो गए थे। मेरे एक दोस्त थे अरविंद बोसमिया करके, जिनका अभी कोविड में देहांत हो गया।
उन्होंने वो एक दिन मुझे कहा, ये बात है माननीय नरेंद्र मोदी जी जब अपना पहला इलेक्शन जीते गुजरात में 15 दिसंबर 2002 को, उसके ये करीबन 4 या 5 दिन की बात है, मुझे अरविंद बोस्मिया जी ने कहा कि उदय भाई, आपका वजन भी बहुत सारा है, आपके हाथ भी पीले हो गए हैं, इस सिगरेट का आप सेवन करते हो, आपको योगा की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और एक कोई स्वामी यहाँ पे आया हुआ है, उसके शिविर में आपको जाना चाहिए। ये मुझे रोज कहते रहे, वो मैं नहीं गया। ये कौन से साल की बात है? ये 2002 दिसंबर 20 के आसपास की बात है। आपने जब वो स्टोरी की थी, वो रिपोर्ट बनाई वो थी, 3 उससे की है। 2003 के, उससे पहले का ये हाँ, इंसिडेंट। ये तो मेरा पहला एनकाउंटर उनके साथ। जी। फिर वो मेरे पीछे पड़े, तो 26 दिसंबर को मैंने उनका संपर्क किया, स्वामी जी का। स्वामी जी ने कहा कि मेरा शिविर कल निपट चुका है, अब मैं जा रहा हूँ राजकोट में। मैं उनको मिलने गया, मैंने उनसे कहा कि स्वामी जी आप मुझे सिखाइए, यहाँ पे सिखा दीजिए आप, मैं करता रहूँगा अपने योग और प्राणायाम। उन्होंने कहा नहीं, आपको मेरे शिविर में आना पड़ेगा। तो मैं राजकोट गया, मुझे डेट भी याद है, मेरे ख्याल से 28, 29, 30 या 29, 30, 31 से 3 दिन मैंने वहाँ शिविर अटेंड किया उनका, 3 ही दिन किया। जब मैं शिविर अटेंड किया तो मुझे इतना सारा कफ निकलता था, क्योंकि टॉक्सिन्स मेरे बॉडी में थे, और फिर मैंने वो जारी रखा। रोज मेरा इतना कफ निकलता था, क्योंकि पूरी बॉडी मेरी एक तरीके से अफेक्ट हो चुकी थी, लंग्स अफेक्ट हो चुके थे। तो मुझे बड़ी राहत लगता था मुझे कि भाई ये बड़ा राहत मुझे हो रही है, ये जो निकल रहा है कफ। ऐसा करते करते 1.5 साल के बाद मैंने, उसके 1.5 साल के बाद मैंने सिगरेट थोड़ी कम की पहले, और फिर संपूर्ण रूप से छोड़ दी। उसके 1.5 साल के बाद मैं शाकाहारी हो गया, और 2016 के अंदर मैंने चाय और कॉफ़ी छोड़ दी, और अभी मैंने वजन करीबन 35 किलो कम किया। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मेरी और स्वामी रामदेव जी की मुलाकात हुई अहमदाबाद में, कर्नावती में, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरा जो काया पलट हुआ पूरा, तो मैं उनका बहुत बड़ा लाभार्थी हूँ। दूसरा, देखिए, देश के अंदर क्रांतिकारियों का जो एक योगदान है, उसको हमें हमेशा नीचे दिखाने का प्रयास हुआ कांग्रेस के द्वारा। देखिए, सावरकर ये कहते थे कि जो क्रांतिकारी, उनका भी योगदान है देश को आज़ादी दिलवाने में, और जो क्रांतिकारी नहीं थे, जो पीसफुल मेथड से लड़े, उनका भी योगदान है, दोनों का योगदान है। तो कांग्रेस का ये प्रयास रहा कि क्रांतिकारियों का योगदान ढक जाए, सिर्फ हमारा ही योगदान दिखे। ये जो स्लोगन है कि बिना ढाल, बिना तलवार के लिए हमने आज़ादी, ये स्लोगन है, वो गलत स्लोगन है। मैं नहीं कहता कि गांधी जी का योगदान नहीं है, नेहरू जी का योगदान नहीं है। आज नेहरू जी के ऊपर भी कब ज़्यादा गाली गलौज होती है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरा कि जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका, आप समझे। तो कुल मिला के रामदेव जी क्रांतिकारियों की बात करते थे, हमेशा करते थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सावरकर। तो ये भी एक मेरा कारण था उनकी तरफ आकर्षित होने का, उनकी विचारधारा की तरफ आकर्षित होने का। उदय जी, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई संस्थान इस तरह से कंट्रोवर्सी में फंस जाती है तो उसका डाउनफॉल, पतन उसका शुरू हो जाता है। क्या पतंजलि उस कगार पे आ गई है, आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना बिल्कुल बहुत बड़ी भूल होगी। देखिए, स्वामी रामदेव, पतंजलि और स्वामी आचार्य बालकृष्ण का जो आधार है वो है ठोस काम, भारत के लिए, भारत के सामान्य नागरिक के लिए। मैं तो 1/4 कह रहा हूँ, भारत की 1/4 पॉपुलेशन अगर योगा और आयुर्वेद के रास्ते पे गई है तो उसमें उनका योगदान है। शायद ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो उनका जो आधार है वो सत्य पे आधारित है, उनका आधार है वो ठोस अचीवमेंट्स पे आधारित है। और जब मैं फिर से दोहराऊंगा
कि अगर उनका योगदान का सही मूल्यांकन किया जाए आयुर्वेद और योगा को लेके, तो वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ के हकदार हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन लास्ट में मतलब मैं आपसे फिर से एक चीज़ समझना चाहूँगी, लेकिन इस तरह से एलोपैथी को ऑल टुगेदर चैलेंज कर देना क्रॉनिक डिजीजेस के लिए, क्या ये वाजिब बात है? नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। लेकिन देखिए, मैंने कहा आपने, फिर से मैं दोहराऊंगा कि वो बोलने में कभी ज़्यादा बोल जाते हैं। जैसे अभी उनकी किताब मेरे पास आई है अभी एक, वो किताब में उन्होंने कहा है कि उस किताब के अंदर कि हम एलोपैथी के साथ सिनर्जी में काम करेंगे। जी। स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण की किताब आई है अभी, मैं इसका टाइटल भूल रहा हूँ, उसके अंदर उन्होंने लिखा है उन्होंने, तो वो भी इसको बात मानते हैं, लेकिन कई बार जोश में आके ज़्यादा बोल जाते हैं वो, जो ठीक नहीं है। एलोपैथी को आप पूरी तरह से उसको खारिज कर देना, वो भी ठीक नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन उनका जो आधार है वो सत्य है जी, सात्विकता उनका आधार है। तो ये जो यात्रा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, यूएन को कन्विंस करके कि योगा डे मनाया जाए। तो ये पूरी यात्रा है भारत की, उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान स्वामी रामदेव का है, और पतंजलि का जो योगदान है उसके वजह से योग, प्राणायाम और आयुर्वेदिक के प्रति जो आस्था है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये जो कोर्ट केस है, ये एक छोटा सा एक मामला है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एक और सवाल कि चलिए पतंजलि के पतन की मैंने बात करी आपसे कि भाई अक्सर कंट्रोवर्सी में फंस करके, या कंट्रोवर्सी जब इरप्ट होती है, फंस करके तो मेरा गलत शब्द रहेगा, कि जब इरप्ट होती है तो संस्थान कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। बाबा रामदेव की इमेज टार्निश होगी इस कंट्रोवर्सी के बाद? मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। शायद आस्था बढ़ेगी। जैसे अब उन्होंने ये चीज़ बोला कि कभी कभी, जैसे आपने भी बोला कि वो जोश में आके क्रांतिकारी मिजाज के हैं, तो जोश में आकर के ज़्यादा बोल जाते हैं, तो लोगों को आपको लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ से कि विश्वास करने में उनकी बात पे थोड़ा लोग कतराएंगे? विश्वास से कोई लेना देना नहीं, वो तो भाई उनका पूरा प्रयास ये है कि मेरे क्लेम साइंटिफिकली प्रूव हों, उससे ऐसा कोई लेना देना नहीं है। और तो मैं तो मानता हूं कि ये जो कंट्रोवर्सी की बात में सिंपैथी बढ़ेगी उनके लिए, क्योंकि उनके जो लाभार्थी हैं वो करोड़ों में हैं, उनके लाभार्थी करोड़ों में हैं, तो उनकी सिंपैथी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मिलते हैं।